दोस्तों, अगर आपने पिंकू टिंकू और घोस्टफेस हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टिंकू मिस्टर जॉनी की घंटी बजा देता है, जिससे मिस्टर जॉनी अपनी घंटी को पकड़कर तड़पने लगता है और ये दोनों खुशियाँ मनाने लगते हैं। और तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और पिंकू और टिंकू इधर उधर देखने लगते हैं। लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये क्या, ये तो घोस्टफेस है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा साइको किलर है। इसने अब तक बहुत सारी मासूम जानें ली हैं। पिंकू और टिंकू ने यहाँ आकर अपनी मौत को खुद दावत दे दी है। लगता है कि घोस्टफेस आराम कर रहा था और पिंकू टिंकू के शोर ने घोस्टफेस के आराम में खलल डाला है और अब घोस्टफेस इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। सुरंग से निकलने के बाद घोस्टफेस इधर उधर देखने लगता है। वहाँ मिस्टर जॉनी भी खड़ा हो जाता है और पिंकू घोस्टफेस का चेहरा देखने लगता है। लगता है कि पिंकू को समझ आ गई है कि घोस्टफेस भी मिस्टर जॉनी के साथ मिला हुआ है। और तभी पिंकू घोस्टफेस को मारने के लिए आगे की तरफ दौड़ लगाता है, मगर घोस्टफेस गायब होकर पिंकू के पिछवाड़े पर एक ज़ोरदार लात मार देता है, जिससे पिंकू आगे की तरफ जाकर गिरता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब घोस्टफेस हंसने लगता है और अचानक अपनी जगह से गायब हो जाता है और मिस्टर जॉनी को गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, जॉनी, मैंने तुम्हें कहा था कि लड़कियों को मारकर उनके बालों से परफ्यूम बनाना है और ये राज किसी को पता ना चले, मगर तुमसे मेरा इतना सा काम ना हो सका और अब तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। नहीं घोस्टफेस, मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि ये खुद नीचे आ गए। मगर घोस्टफेस मिस्टर जॉनी की पूरी बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर मिस्टर जॉनी को बेरहमी से मार देता है। मिस्टर जॉनी को बुरी तरह चाकू मारने के बाद मिस्टर जॉनी का सर धड़ से अलग कर देता है। और अब घोस्टफेस सैंडी की ओर पलटता है। हेलो सिडनी। लगता है कि घोस्टफेस को सैंडी का असल नाम नहीं पता, इसलिए सिडनी सिडनी करके पुकार रहा है। मुझे लगता है कि घोस्टफेस के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। और ये क्या, घोस्टफेस सैंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ से अपना टिंकू भी दौड़ लगा लेता है और घोस्टफेस को पकड़ लेता है। जाओ सैंडी, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर सैंडी को कुछ होश ही नहीं होती और वो इन दोनों को देखता रहता है। इस बार टिंकू सैंडी को गुस्से से कहता है, सैंडी भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर सैंडी को होश आ जाती है और वो पिंकू की ओर बढ़ता है और वहाँ अपने पिंकू को भी होश आ जाती है और वो उठ खड़ा होता है। उठने के बाद पिंकू टिंकू को देखने लगता है। तभी टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू, मैं इसे और ज़्यादा रोक नहीं सकता। ये देखकर पिंकू को गुस्सा आ जाता है और वो घोस्टफेस की ओर दौड़ लगा लेता है और घोस्टफेस को एक फ्लाइंग किक मार देता है, जिससे घोस्टफेस उसी वक्त ढेर हो जाता है। लगता है कि घोस्टफेस बेहोश हो गया है और ये देखने के लिए टिंकू घोस्टफेस को चेक करता है। लगता है कि टिंकू कोई बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। और ये क्या, टिंकू ने तो घोस्टफेस को 2 चमाट मार दिए और दूसरे वाला तो ज़्यादा ही दमदार था। लगता है कि टिंकू को पता नहीं कि घोस्टफेस टिंकू से इन 2 चमाट का बदला तो ज़रूर लेगा। और अब टिंकू पिंकू के पास जाता है। तभी पिंकू टिंकू से कहता है, टिंकू, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना घोस्टफेस उठ गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुनकर टिंकू अपनी टपली हिला देता है और ये दोनों पीछे की तरफ पलटते हैं। तभी टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू, बाहर का रास्ता तो मिस्टर जॉनी ने बंद कर रखा है। तभी वहाँ से सैंडी बोल पड़ता है, टिंकू अंकल, घोस्टफेस ने मेरी मम्मी को बंद कर रखा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। बेटा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी और वो यहाँ क्या करने आई थी? पीछे उस सुरंग के अंदर एक बड़ा सारा कमरा है, वहाँ घोस्टफेस ने मेरी मम्मी को बंद कर रखा है। मेरी मम्मी यहाँ परफ्यूम लेने आई थी, मगर घोस्टफेस ने उनको धोखे से बंद कर दिया। बेटा, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पहले मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने ये बात आप दोनों को नहीं बताई। ठीक है बेटा, चलो चलकर तुम्हारे मम्मी को वहाँ से निकालते हैं। ये कहकर टिंकू और सैंडी सुरंग की ओर बढ़ते हैं, मगर पिंकू अपनी जगह पर खड़ा रहता है और घोस्टफेस को देखकर कुछ सोचने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू पास वाला बॉक्स उठाकर घोस्टफेस को मार देता है। लगता है कि अब पिंकू के दिल को कुछ सुकून मिला है।
वहाँ टिंकू पिंकू को आवाज़ लगाता है और कहता है, पिंकू हमें तुम्हारी वजह से देर हो रही है। ये सुनकर टिंकू पिंकू की ओर बढ़ता है। और अब टिंकू सुरंग के अंदर जाने लगा है। जाने से पहले टिंकू सुरंग के अंदर झांक कर देख लेता है। झांक कर देखने पर पता चलता है कि इस सुरंग का रास्ता आगे जाकर मुड़ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद टिंकू सुरंग के अंदर चले जाता है। और ये सब पिंकू और सैंडी देख रहे होते हैं। तभी पिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर सैंडी सुरंग की ओर बढ़ता है और सुरंग के अंदर चला जाता है। टिंकू और सैंडी के जाने के बाद पिंकू भी सुरंग की ओर बढ़ता है। और ये क्या, पिंकू तो बीच में ही रुक गया। और पिंकू फिर कुछ सोचने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू पलटता है और पास में रखे लोहे के कैन की ओर बढ़ता है। और उस भारी लोहे के कैन को पकड़कर उठा लेता है। लगता है कि पिंकू आज शराफत भाई से चूरन खा कर आया है, इसलिए बड़े बड़े कामों को सर अंजाम दे रहा है। पिंकू उस भारी लोहे के कैन को सुरंग के सामने रख देता है और खुद सुरंग के अंदर जाने लगता है। सुरंग के अंदर जाने के बाद पिंकू उस भारी लोहे के कैन से सुरंग का रास्ता बंद कर देता है। वाह क्या बात है, पिंकू ने क्या दिमाग लगाया है। लगता है कि पिंकू को याद नहीं कि गोस्ट फेस के पास गायब होने वाली भी शक्तियां हैं। वहाँ टिंकू और सैंडी पिंकू की राह देख रहे होते हैं कि पिंकू अभी तक आया नहीं। तभी टिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी मुझे लगता है कि पिंकू कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। अभी टिंकू ये कह ही रहा था, तभी सैंडी सुरंग की ओर देखता है और वहाँ से पिंकू निकल आता है। और तभी टिंकू जल्दी से पिंकू के ऊपर बैठ जाता है और पिंकू की टपली बजा देता है। तभी पिंकू का बैलेंस बिगड़ने लगता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों खड़े होते हैं और तभी टिंकू पिंकू से कहता है, मैं तो समझा था कि गोस्ट फेस ने तुम्हें काबू में कर लिया है। नहीं टिंकू, गोस्ट फेस टोटली हुआ पड़ा था और मैं सुरंग का रास्ता बंद करने में लगा था ताकि गोस्ट फेस दोबारा उठे तो सुरंग के अंदर ना आ पाए। पिंकू, हम अपनी शरारतों में यह तो भूल ही गए कि हम यहाँ सैंडी की मम्मी को निकालने के लिए आए थे। चलो चलकर उनको निकालते हैं। ये सुनकर पिंकू आगे बढ़ जाता है और टिंकू सैंडी की ओर बढ़ता है और कहता है, सैंडी कहाँ है तुम्हारी मम्मी? और तभी सैंडी बोलता है, मेरी मम्मी को गोस्ट फेस ने यहाँ ही बांध कर रखा था और अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोस्ट फेस ने मेरी मम्मी के साथ कुछ कर दिया है। तभी पिंकू टिंकू को आवाज़ लगाता है और अपनी तरफ आने का इशारा करता है। और ये दोनों पिंकू की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ इंसानों को मारकर उनकी लाशों के टुकड़े कर दिए हैं। उनके सर से उनकी आंखें भी निकाल दी गई हैं और कईयों की वहाँ खोपड़ियाँ भी पड़ी थी। ये सब देखकर टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू मुझे लगता है कि ये सब गोस्ट फेस का किया धरा है। ये सब देखने के बाद पिंकू आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर पिंकू देखता है कि वहाँ बड़े बड़े छुरी, चाकू और नोकदार हथियार पड़े हुए हैं। ये सब देखकर पिंकू हैरान हो जाता है और वहाँ टिंकू भी पिंकू को देखकर आगे आता है। और ये सब सैंडी और टिंकू भी देख रहे होते हैं। और पिंकू दोबारा आगे की तरफ बढ़ता है और टिंकू भी पिंकू के पीछे पीछे जाता है। आगे एक लकड़ी का टेबल पड़ा हुआ था जिसके ऊपर इंसान की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये सब सैंडी भी देख रहा होता है। ये सब देखने के बाद सैंडी रोने लगता है। और जब टिंकू देखता है कि सैंडी रो रहा है तो वो सैंडी से पूछता है, सैंडी तुम क्यों रो रहे हो? तभी सैंडी बोलता है कि ये मेरी मम्मी के टुकड़े पड़े हुए हैं। गोस्ट फेस ने मेरी मम्मी को बुरी तरह मारकर उनके टुकड़े कर दिए हैं। और टिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी हम यहाँ तुम्हारी मम्मी को बचाने आए थे मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए हमें अब इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये सुनकर सैंडी ठीक है कहता है और टिंकू पिंकू की तरफ पलटता है। पिंकू हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना गोस्ट फेस यहाँ आ सकता है। टिंकू तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं वहाँ एक बड़ा भारी लोहे का कैन रखाया हूँ जिससे गोस्ट फेस यहाँ नहीं आ सकता। पिंकू उस कैन से गोस्ट फेस को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुम अब मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो और बाहर का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद करो। ये सुनकर पिंकू ठीक है कहता है।
पिंकू वो देखो वहाँ ऊपर एक दरवाज़ा है। तभी पिंकू पलटता है और उस दरवाज़े की तरफ देखने लगता है। सामने सीढ़ियाँ लगी हुई थी और सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाज़ा था, मगर वो दरवाज़ा सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर था। पिंकू पलटता है और पिंकू को कहता है, पिंकू क्या पता उस दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता निकलता हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। ठीक है पिंकू, मैं ऊपर जाता हूँ और जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर टिंकू सीढ़ियों की ओर बढ़ता है और वहाँ गोस्टफेस को भी होश आ जाती है और गोस्टफेस हवा में उड़ने लगता है। और अचानक गोस्टफेस ऊपर उड़ के गायब हो जाता है। यहाँ अपना पिंकू सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर चले जाता है और टिंकू और सैंडी भी पिंकू के पीछे पीछे जाते हैं और पिंकू को देख रहे होते हैं। पिंकू ऊपर जाकर उस दरवाजे को देखने लगता है। तभी टिंकू पिंकू को आवाज़ लगाता है और कहता है, पिंकू उस दरवाजे को देख ही ना जाओ, बल्कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करो। तभी पिंकू दरवाजे को धक्का मारने लगता है और ये क्या बात है, पिंकू ने तो 2 ही धक्कों में दरवाजे को खोल लिया। ये देखकर टिंकू ऊपर पिंकू के पास आ जाता है और पिंकू को कहता है, पिंकू हमें पहले सैंडी को ऊपर चढ़ा देना चाहिए, फिर हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। ये सुनकर पिंकू सैंडी को इशारा करता है और सैंडी इशारा समझते हुए ऊपर आ जाता है। और तभी टिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी तुम आगे आ जाओ, हम तुम्हें उठा के ऊपर खड़ा कर देंगे। और जैसे ही सैंडी टिंकू के पास आता है, ये दोनों उसको पकड़कर ऊपर खड़ा कर देते हैं और सैंडी आराम से ऊपर चढ़ जाता है। और अब टिंकू ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू हम आगे जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आ जाना। ये कहकर टिंकू और सैंडी आगे बढ़ते हैं और वहाँ पिंकू भी ऊपर चढ़ जाता है। और ये क्या, ये तो गोस्टफेस है। गोस्टफेस यहाँ आ चुका है और गोस्टफेस की नज़र सैंडी पर पड़ चुकी है और सैंडी गोस्टफेस को देख के दौड़ लगा लेता है। और तभी गोस्टफेस सैंडी के मुंह पर हाथ रख के गायब हो जाता है और पीछे का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। दोस्तों अब क्या होगा, क्या पिंकू और टिंकू गोस्टफेस के हाथों बच पाएंगे या फिर नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।